नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। चारधाम यात्रा के बाद उत्तराखंड सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा था और अब 5 सालों के बाद एक बार फिर 25 जून से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार लगभग 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 50 से 50 तीर्थ यात्रियों के 5 दल बनाए गए हैं। इस यात्रा के दौरान कई तीर्थ यात्री पर्वत और आदि कैलाश के दर्शनों के लिए भी आते हैं। 2 मई से इस यात्रा को भी शुरू किया जा चुका है और इस यात्रा के लिए भी अभी तक 3256 यात्रियों को यात्रा के लिए परमिट जारी कर दिए गए हैं। आकर्षण पैदा करने के लिए हमने यात्रा चलाई थी और काफी वो सफल रही, क्योंकि सीधे लोग पिथौरागढ़ आकर के इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करते थे, क्योंकि पिथौरागढ़ से धारचूला काफी टफ रास्ता है। तो इसके लिए काफी आकर्षण, और ये निर्भर होता है जलवायु के ऊपर और वहाँ के जो मौसम जो है उस पर निर्भर करता है। अब ये यात्रा जो है, मानसरोवर की यात्रा जो है, ये यात्रा हो रही है और इसमें 250 का जो है ग्रुप जाएगा, 50-50 का 5 ग्रुप जाएंगे और ये यात्रा आगे संपन्न होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। भारतीय सेना के सम्मान में देश भर में तिरंगा शौर्य यात्रा सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते पौड़ी में पांबू में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान पांबू की सड़कों पर देश प्रेम का जन सैलाब देखने को मिला। इस बात का प्रमाण था कि जब बात मातृभूमि की होती है तो तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड का हर नागरिक देश सेवा के लिए एकजुट खड़ा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व एवं हमारे वीर जवानों के शौर्य से आज प्रत्येक देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की इस ऐतिहासिक विजय को प्रत्येक वर्ष उत्सव के रूप में मनाएं और अधिक से अधिक लोगों को हमारे वीर सैनिकों के साहस, पराक्रम और शौर्य से परिचित कराएं। सिंदूर में हमारी सेना ने अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी लोग जो है तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पांबू में भी सैकड़ों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये भारत की सैन्य शक्ति है और मैं अपने जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अदम्य साहस के कारण आज पाकिस्तान जो है पीछे हटा है और पूरा भारत आज सुरक्षित है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए और सरकार ने शहीदों के परिवारों को एक शहादत के रूप में राशि दी, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। राशि बहुत ही कम है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि शहादत पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। शहीद का बलिदान पैसों से नहीं गिना जाए। शहीद का कोई मूल्य नहीं होता और कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय सब एकजुट होकर देश और सेना के साथ खड़े हैं। देखिए, शहीद की बलिदान है उसे पैसों में तोलने का अगर कांग्रेस के लोग काम करें तो ये बहुत ही, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। शहीद का कोई मूल्य नहीं होता है। शहीद परिवार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, जो अनुमन्य चीज़ है उसको तय करती है। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का, उस शहीद का अपमान कर रहे हैं। टेहरी में बार बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, टेहरी जनपद के नगर पंचायत की बार बोर्ड बैठक का आयोजन, बैठक में नगर अध्यक्ष आनंद बिष्ट और क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में नगर पंचायत के तमाम जनहित कार्यों को लेकर चर्चा की गई और डिप्टी आड़ा में जल निकासी और भिलंगना नदी के किनारे सुरक्षा दीवार निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। संबंधित विभागों को नगर क्षेत्र में हो रही असुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान आपदा प्रभावित गाँव के 12 लोगों को 18,33,000 के चेक वितरित किए गए। बैठक में 7 सभासदों के सहित तमाम विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से घोटालेबाजों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत अब आईजी गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप भी एक्शन मोड में आ गए हैं। आईजी ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के पूर्व अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्यों में किए 136 करोड़ रुपए घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित कर दिया है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को विवेचना में हुई प्रगति की आख्या प्रत्येक 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि निगम के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक परियोजना महाप्रबंधक ने सहायक लेखाधिकारी के साथ मिलकर विभिन्न निर्माण कार्यों में 136 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। वर्ष 2012 से 2018 के बीच हुए इस घोटाले की परतें तब खुली जब वर्ष 2019 में इसकी जांच हुई। देखिए, इसकी एक प्रकरण आया था कि यूपी राजकीय निर्माण निगम के द्वारा जो जितने भी टेंडरिंग प्रोसेस हुए थे, जिन्होंने काम किए थे, उसमें एक बहुत गड़बड़ियां आई थी, जिसकी शासकीय स्तर पे भी जांच हुई थी। और शासकीय स्तर पे जांच होने के बाद में संबंधित के विरुद्ध में नेहरू कॉलोनी में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जो लगभग 136 करोड़ की राशि के जिसमें गड़बड़ियों के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले थे। तो इसको देखते हुए हमारे नेहरू कॉलोनी में ये FIR दर्ज की गई थी। उसको हमने रिव्यू किया। रिव्यू के पश्चात में मैंने रेंज स्थल पे एक स्पेशल SIT का गठन किया है, जिसका पर्यवेक्षण जो है वो SP सिटी द्वारा किया जाएगा। देहरादून में ऑल वेदर रोड का कार्य जारी है। आपको बता दें, ऑल वेदर रोड के कार्यों में अभी तक 85% का काम पूर्ण हो चुका है और 15% कार्य गतिमान है। PWD सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की माने तो उत्तरकाशी जनपद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके अनुरोध आपका जो प्रारंभ हो रहा है, जिसकी वजह से ऑल बाजार रोड के कार्यों को पूरा करने में थोड़ा समय और लगा है। साथ ही रुद्रप्रयाग जनपद में अगस्त मुनि में बनने वाले बाईपास पर कार्य हो रहा है। सचिव पंकज कुमार पांडे की माने तो जल्द ही ऑल वेदर रोड के कार्य भी पूरे हो जाएंगे और फिर उत्तराखंड के चारों धाम और वेदर रोड से जुड़ जाएंगे। ऑल वेदर रोड जो हम लोग चार धाम की मेन रोड्स हैं उनको हम लोग कहते हैं, इस पे तकरीबन 85% काम किया जा चुका है और बाकी काम जो है वो गतिमान है। इसमें उत्तरकाशी जिले में जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक डायरेक्शन था, एक HPC उन्होंने बनाई थी, तो उसके विजिट की वजह से थोड़ा डिले हुआ ये प्रोग्राम, लेकिन अब ये इसको अप्रूव किया जा चुका है। तो उस पर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र के केसेस फाइनल किए जा रहे हैं और यमुनोत्री की तरफ एक DPR में एक माइनर चेंज आया था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। दिनेशपुर में नगर पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव पारित किए गए। 9 वार्डों के सभासदों एवं अधिशासी अधिकारी दीपक कुमार शर्मा एवं अध्यक्ष काबल सिंह बैठक में मौजूद रहे। बैठक में विशेषकर शमशान घाट के सामने एक फव्वारे लगाने, पुलिन बाबू स्मारक में एक फव्वारे लगाने और कई वार्डों के सड़क निर्माण के प्रस्ताव पास किए गए एवं बरसात आने से पहले सभी वार्डों में नाली की सफाई को भी प्राथमिकता दी गई। साथ ही गंदगी से पैदा होने वाले मच्छरों से बचने के लिए दवाई छिड़कने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा ने खस्ताहार रोड के लिए बजट आने के बाद ही सही किया जाएगा और कई सारे विकास हेतु बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। तीन लड़ाई लड़े नायब सूबेदार आनंद सिंह कार्की का निधन हो गया। आनंद सिंह कार्की 1962, 1965, 1971 तीनों जंगों में लड़े थे। कुमाऊं रेजिमेंट के नायब सूबेदार का हार्ट अटैक से निधन हो गया। दिनेशपुर थाने के अंतर्गत खटोला गांव में उनका आवास है। आनंद सिंह कार्की के पिताजी राम सिंह कार्की स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद सिंह कार्की 1962 में चीन, 1965 में पाकिस्तान, 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी लड़ाई में दुश्मनों के साथ लोहा लिया था। बता दें, आनंद सिंह कार्की 1961 में 9 कुमाऊं रेजिमेंट में देश की सेवा के लिए भर्ती हुए थे।
13 में 2025 को हार्ट अटैक से निधन हो गया। परिवार एवं मोहल्ले वालों ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि आनंद सिंह कार्की के निधन पर क्षेत्र के किसी भी अधिकारी ने कोई सुध भी नहीं ली है। उनका परिवार की माली हालत भी ठीक नहीं है। आनंद सिंह कार्की के रिश्तेदार पान सिंह गेड़ा ने कहा कि 3 लड़ाई में शामिल आनंद सिंह कार्की जी को कोई सम्मान भी नहीं मिल पाया। देश के आला अधिकारी एवं सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों से अपील है कि आनंद सिंह कार्की का सम्मान उनके घर पर जाकर करना चाहिए। अब जो है अभी जो सरकार ने जो है अच्छा पेंशन मिलती है और सभी को ठीक कर रखा है। अब और क्या कहूँ, उस समय छोटे छोटे थे, दिलाने को गए ऐसे 7-8 में बड़ा वाला पढ़ता था, 6-7 में एक पढ़ता था और लड़की है और 2-3 में वो थे, कभी पठानकोट में थे, कभी मेरठ में थे और कभी रानीखेत में रहे और ऐसे ही प्रॉब्लम थी उस समय। और जहाँ भी गए जो भी करा अभी ठीक ठाक घर आ गए फौज से। कुछ करने वाले भी नहीं ठहरे, करने वाले भी नहीं ठहरे। कुछ जो सरकार ने दिया वो बहुत पेंशन लगी। अब उनके कहते थे लड़ाई में गए, बांग्लादेश में गए और पाकिस्तान की लड़ाई लगी उसमें गए और हमने कितनों को मारा और अपना नसीब में थोड़ा बच के आने का होगा, हम बच के आगे यही तू संतुष्ट रहो, ऐसा कहना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। उधम सिंह नगर के छात्र ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने 10वीं की सीबीएसई परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तराखंड और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। रुद्र प्रताप सिंह की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय लोग उनके परिवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं। रुद्र प्रताप सिंह ने न केवल एक मेधावी छात्र हैं बल्कि वे अब तक 9 किताबें भी लिख चुके हैं। उनकी प्रतिभा का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात के रूप में हो चुका है। रुद्रपुर की इस रुद्र नगरी ने देश को एक होनहार युवा दिया है जिसने अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। रुद्र प्रताप सिंह की इस सफलता ने न केवल उनके माता पिता बल्कि पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित महसूस कराया है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल रहता है, वो हमारे लिए गाइडिंग लाइट्स होते हैं। उनका बहुत बड़ा इसमें भी योगदान है मेरे इस सक्सेस में। पर साथ ही साथ मेरे टीचर्स ने, स्कूल मैनेजमेंट ने जो हर टाइम मेरा सपोर्ट किया, फ्रॉम ग्राउंड लेवल 0 टू लाइक टिल आज मैं टॉप पे हूँ, उस तक हर तरीके से जैसा भी बेस्ट पॉसिबल हुआ उन्होंने सपोर्ट किया। उसके लिए मैं उनका भी बहुत थैंकफुल हूँ और सभी के कंबाइंड एफर्ट से और मेरी मेहनत से, बाकी भगवान जी का आशीर्वाद था, आप सभी का आशीर्वाद था, तो आज ये रिजल्ट आया है। ये सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ IIT JEE की और मैं जो गोल लेके चल रहा हूँ कि IIT बॉम्बे में CS या AI ब्रांच सिक्योर करूँ और अपने देश का नाम और भी लाइक पूरे वर्ल्ड में अब ऊंचा करना है, अपने प्रदेश का नाम, अपने नगर का नाम। साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का सपना रखता हूँ, अपने आप को एज एन IAS ऑफिसर मैं देखना चाहता हूँ। गर्मी के मौसम के साथ ही डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में देहरादून जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वेक्षण लेकर दवाओं और जांच व्यवस्था तक खास तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि आशा वर्कर्स, फैसिलिटेटर्स, वॉलंटियर्स और नगर निगम कर्मचारियों की टीमें घरों में जाकर लार्वा की जांच और नष्ट करने का काम कर रही हैं। इन सभी को जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए दवाएं, टेस्ट किट्स, एलिजा मशीन और ब्लड यूनिट्स बढ़ाए गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निजी अस्पतालों और लैब्स में डेंगू जांच के रेट तय कर दिए गए हैं। अगर कोई भी निर्धारित दर से ज़्यादा पैसा मांगता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वॉलंटियर्स रखे हैं, उनका सुपरविजन भी आशा फैसिलिटेटर्स को दिया गया है ताकि वो उनके नियंत्रण में रहकर, उनके सुपरविजन में रहकर कार्य करें। और लार्वा सोर्स रिडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो घर घर जाकर हमको राउंड्स जो है वो इंटेंसिफाई करवाने हैं, इसलिए फोकस उस पर किया गया है। सेकंड है कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर हमारे रिसोर्सेज, मशीनरी, किट्स वो पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। तो चाहे हमारी एलिजा मशीन्स हों जो डायग्नोसिस करती हैं या फिर हमारे ब्लड सेपरेटर यूनिट्स हों, उन सब की संख्या में इजाफा किया गया है और फंड्स यहाँ जिला लेवल से कंसर्न हॉस्पिटल्स को प्रदत्त किए गए हैं।
आगामी मौसम सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। अभी चारधाम यात्रा जारी है, इसको देखते हुए भी पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रमुख अभियंता ने बताया कि यदि लैंडस्लाइड से रास्ता बंद होने जैसी स्थिति होती है तो उसके लिए हमने 250 जेसीबी और पोकलेन मशीनों को लगाया है। साथ ही उन स्थानों को भी चिन्हित किया है जहां पर लैंडस्लाइड होने की ज़्यादा संभावना होती है। वहां पर पहले से ही मशीनों को तैनात किया गया है, जिससे लैंडस्लाइड की स्थिति में जल्द से जल्द रास्ते को खोला जाए। अपनी सारी तैयारी कर रखी है और अभी भी जो हमारी कार्य योजना बनी है, प्रत्येक पूरे में चारधाम यात्रा को लेके नहीं, पूरे जो आने वाले मानसून जो हमारे पूरे प्रदेश में आने वाला है, उसकी जो तैयारियां हैं उसमें हमने पूरे अपने जितने हमारे मार्ग जो हमारे ब्लॉक होते हैं वर्षा ऋतु में, उसमें लगभग 250 मशीनें हमने जो हमारे अर्थ एक्सकेवेटर हैं, जेसीबी हैं, पोकलेन है, रोबोट है, उसका हमने अपना इंतजाम कर रखा है और ये संख्या 250 है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है तो उसमें हमको और भी मशीनें हायर करनी पड़ती हैं, तो हम स्थानीय उससे व्यवस्था कर लेते हैं। एक तरफ देश डिजिटल के आधुनिक युग में पहुंच गया है और वहीं दूसरी ओर टिहरी जनपद के सीमांत गांव गंगी में आज़ादी के वर्ष बाद बिजली का बल्ब जला है। गंगी गांव भी विकास की दौड़ में शामिल हो गया, लेकिन अभी भी क्या कुछ विकास रह गया? किस्से कहानियों वाले सीमांत गंगी गांव में सड़क के बाद अब बिजली की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। इसके साथ ही गंगी भी विकास की दौड़ में अन्य गाँव के साथ शामिल हो गया है। 1.02 करोड़ रुपए की लागत से ऊर्जा निगम ने करीब 4 माह के भीतर गंगी गाँव को बिजली से जगमग कर दिया। गाँव में अभी तक 12 परिवारों ने बिजली के कनेक्शन लिए हैं। बता दें, सीमांत गंगी गाँव में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज़ादी के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे थे। 18 दिसंबर 2018 को गंगी गांव में सड़क पहुंची थी। गांव के लिए बिजली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उरेडा विभाग को पूर्व में दी गई थी, जो किसी कारणों से पूरी नहीं हो पाई। गत वर्ष दिशा समिति की बैठक में क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने सांसद मालराज्य लक्ष्मी शाह से गांव के विद्युतीकरण के लिए कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सांसद ने डीएम मयूर दीक्षित को उरेडा की बजाय ऊर्जा निगम को गंगी गांव में बिजली पहुंचाने के निर्देश दिए। सरकार के द्वारा जो हमारे सीमांत गाँव है, वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको प्रोवाइड कराने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो सीमांत गांव है गंगी, वो सबसे दूरस्थ गांव भी था। वहाँ पर अभी तक बिजली की सप्लाई नहीं थी और केवल सोलर लाइट्स के भरोसे ही गाँव के लोग अपना जीवन यापन करते थे। इसमें राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया लास्ट ईयर और उसमें हमने तीव्र कार्य करते हुए वहाँ तक पावर लाइन पहुँचाई है और वहाँ पर अब बिजली के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही वहाँ पर सड़क की जो समस्या थी वो भी पूर्ण कर ली गई है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वहाँ पर मोबाइल कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए भी हम वहाँ पे टावर लगवा रहे हैं BSNL के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे समस्त ग्रामवासियों को विभिन्न तरह की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।